और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हर रोज की तरह आज भी देर हो चुकी थी। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी, बस यही ख्याल था जो दिमाग में घूमे जा रहा था। हर रोज लगभग 9 तो बज ही जाते हैं जब मैं घर पहुंचता हूं, लेकिन अब तो ट्रेन स्टेशन में भी नहीं पहुंचा था। 9 बज चुके थे। ऑफिस में मेरी बीवी ने 5 बार कॉल किया, लेकिन मैं मीटिंग में था, फोन उठा नहीं पाया। और अब मैं उसे फोन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी बीवी फोन नहीं उठा रही। मुझे तो डर लग रहा है वो नाराज हो जाएगी और उसे मनाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। 1 साल हो चुका है हमारी शादी को और मैं हर रोज काम पर इसी तरह से आता हूं। सिर्फ 2 दिन की छुट्टियां मिली थी इस 1 साल में, जब मैं अपनी बीवी के साथ घूमने के लिए गया था। यही कारण है वो कभी कभी नाराज हो जाती है। हर रोज वो मुझसे बातें करना चाहती है, लेकिन काम से छुट्टी लेट मिलती है तो घर पहुंचने में समय लग जाता है। वैसे मैं 8 बजे ट्रेन स्टेशन में पहुंच जाता हूं और 9 बजे घर पहुंच जाता हूं। इसमें वो ज्यादा नाराज नहीं होती। आज 10 बज चुके हैं और मैं भागा भागा जा रहा था उस पतली वाली गली के बीच से। भीड़ ज्यादा थी, लेकिन उस भीड़ को चीरता चीरता आखिर मैं ट्रेन स्टेशन तक पहुंच गया। यहां पहुंचते ही मैं देख रहा था भीड़ तो है, लेकिन लोग बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे सन्न हुए पड़े हों। माना थोड़ी ठंड बढ़ चुकी है, लेकिन काफी अजीब लग रहा। मेरी ट्रेन सामने थी जो कि निकलने ही वाली थी और मैं भागा सीधा अपने ट्रेन के उस डिब्बे के अंदर चला गया। बाहर झांक रहा था, देख रहा था कुछ लोगों को। अब मुझे चिंता करने की कोई खास जरूरत नहीं थी, इसीलिए अपनी सीट पर बैठा हुआ मैं बाहर देखने लगा। प्यास काफी ज्यादा लगी थी, लेकिन मुझे लगा अगर मैं पानी की बोतल लेने के लिए गया, ऐसा ना हो ट्रेन निकल जाए, तो सीट पर बैठा हुआ बाहर झांकता जा रहा। आज लोग अजीब सा व्यवहार कर रहे थे। वहां भीड़ तो थी, लेकिन कोई चल नहीं रहा। हर कोई एक जगह पर रुका हुआ फोन को ताके जा रहा। एक तो जब से मोबाइल फोन आए हैं, हर किसी की आंखें मोबाइल के अंदर गड़ जाती हैं, लेकिन आज कुछ अलग क्यों लग रहा है ये जानना चाहता था, तो मैंने ध्यान दिया। ज्यादातर लोगों के हाथ में मोबाइल फोन था, लेकिन कोई भी कुछ स्क्रॉल नहीं कर रहा। बस फोन को हाथ में पकड़े हुए एक टक लगाए फोन को कुछ लोग देखे जा रहे, जबकि कुछ लोग ऐसे एक तरफ देख रहे जैसे किसी को ढूंढ रहे हों, लेकिन कोई भी हिल नहीं रहा था। बिल्कुल शांति, बिल्कुल सन्नाटा। और आज ट्रेन स्टेशन पर लाइट्स भी काफी कम नहीं जल रही। माना कल आंधी आई थी, कई जगह लाइट गई, लेकिन ऐसा लग रहा है आज भी कई जगह लाइट मौजूद नहीं होगी तो बल्ब काम नहीं कर रहे। बस बाहर की तरफ मैं देखे जा रहा और तब मुझे लगा कि ट्रेन के चलने का समय तो हो गया है। आज ट्रेन भी देर से ना निकले। कभी कभी हो जाता है ट्रेन देर से निकलती है और उस स्टेशन तक देर से पहुंचती है, फिर घर जाने में समय लग जाता है। बस हर रोज की यही तो कहानी है। आज इस कंपार्टमेंट के अंदर ट्रेन में जो लाइट्स हैं वो भी फ्लिकर कर रही हैं और आज ठंडक कुछ ज़्यादा नहीं। उस कंपार्टमेंट के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। मेरे पास मोटे कपड़े भी मौजूद नहीं थे, लेकिन इतनी भी ठंड नहीं हुई कि कोई मोटे कपड़े पहने। वहाँ जितने भी लोग थे उन्होंने टी शर्ट्स पहनी हुई या शर्ट्स पहनी हुई, लेकिन मुझे तो मेरी शर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास हो रहा। बाहर इतनी ठंड नहीं थी जितनी इस कंपार्टमेंट के अंदर थी, तो मैं सिकुड़कर विंडो सीट के पास बैठ गया। मैं बस इंतजार कर रहा था कि कब ये ट्रेन चले, और धीरे धीरे ये ट्रेन आगे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। यहाँ एक विसल की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद ट्रेन आगे बढ़ने लगती है। इस बार तो बड़ी जल्दी ये ट्रेन चल पड़ी। ये तो भगवान का शुक्र है कि मैं पानी की बोतल लेने के लिए नहीं गया, इतने में ट्रेन चल जाती और मुझे पता तक नहीं चलता। तो वो सीट पर बैठा अब मैं इंतजार कर रहा कि कब मैं घर पहुंचूं और अपनी बीवी को मनाऊं। मैं सोच रहा था
आज कैसे प्यार भरी बातें करूंगा ताकि वो जो रूठी हुई है जल्दी से मान जाए। सबसे पहले मुझे लगा मैं अपनी बीवी को एक मैसेज भेजता हूं, उसमें माफी भी लिखूंगा और एक प्यार भरी बात भी करूंगा कि मैं जब घर आऊंगा ना तो मैं बहुत प्यार करूंगा। मैंने व्हाट्सएप पर अच्छे से वो मैसेज लिखा। उसके बाद मैंने जैसे ही उस मैसेज को सेंड किया, मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा था। फ़ोन में रेंज नहीं आ रही। मुझे लगा मेरे फ़ोन में रेंज क्यों नहीं आ रही, मैं फ़ोन को बंद करके चलाता हूँ। फ़ोन को बंद करके चलाया लेकिन फ़ोन में सच में रेंज नहीं आ रही थी, तो मैसेज डिलीवर नहीं हो पा रहा। सोचने लगा कोई बात नहीं, आगे रेंज आ ही जाएगी, ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही है ना, तो आगे जब रेंज आएगी मैसेज डिलीवर हो जाएगा। इसी उम्मीद में उसी सीट पर मैं बैठा हुआ था। फिर मैं बाहर की तरफ देख रहा तो थोड़ी थोड़ी धुंध मुझे नजर आई, लेकिन इस मौसम में धुंध नहीं पड़ती, लेकिन ये काफी घनी धुंध थी जिसके बीच ट्रेन आगे की तरफ बढ़ने लगी। मैं अमूमन पहचान कर लेता हूं कि ट्रेन अब कहां तक पहुंच चुकी है, लेकिन धुंध के कारण ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा। जैसे ही करीब से कोई खंबा या पेड़ निकलता उससे कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन इतनी घनी धुंध पहले तो मैंने कभी नहीं देखी थी। आज हालात भी कुछ अजीब से थे और शायद आगे वाली सीट पर कोई बच्चा बैठा होगा जो एक गाना गुनगुना रहा था। शुरू में मुझे लगा कि बड़ी शांति है, आसपास कोई बैठा है या नहीं, लेकिन आगे कोई बैठा था, काफी लोग थे, कोई बात नहीं कर रहा। एक बच्चा था जो गाना गुनगुना रहा और कुछ समय बाद उसके गाने गुनगुनाने से मैं थोड़ा परेशान होने लगा, क्योंकि एक धुन को कोई बार बार कैसे गुनगुना सकता है, जैसे उसे रिपीट पर लगाया गया हो। एक ही धुन को बार बार वो गुनगुनाए जा रहा। इतना लंबा समय हो चुका था, अब भी वैसे ही धुन उसी तरह से। ना तो वो कोई शरारत कर रहा और ना कोई और आवाज आ रही, बस इस ट्रेन की आवाज और उस बच्चे के गुनगुनाने की आवाज। वैसे काफी सीट्स खाली थी, तो मुझे लगा यहां आसपास तो कोई नहीं है, आगे बात करने वाला तो कोई मिल ही जाएगा ना, तो मैं आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बिल्कुल एक तरफ वाली सीट पर वो बच्चा बैठा हुआ जो उस गाने को गुनगुना रहा था, और उसकी माँ उसके साथ बैठी होगी जो खिड़की से बाहर की तरफ झांक रही थी। मैंने सोचा कि उस बच्चे से बात करता हूँ। बच्चों से बात करने में बड़ा मजा आता है मुझे। बच्चे अच्छी अच्छी बातें करते हैं और कुछ बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं तो मुझे बचपन की याद आ जाती है। मैंने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? उसने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जो गाना वो गुनगुना रहा था उसे बंद कर दिया। मेरी तरफ घूरने लगा। वो ऐसे घूर रहा था जैसे मैं उसका कोई दुश्मन हूं। घूरे जा रहा। फिर उसने आंखें आगे की तरफ की, मुस्कुराया और फिर से उसने गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन हो, बस उसी तरह के एक्सप्रेशन, वही धुन, और उसकी माँ भी उसे कुछ नहीं कह रही। मैंने बाकी लोगों को देखने की कोशिश की। आसपास कई सीट थी और वहां कुछ लोग बैठे हुए और ज्यादातर सीट्स खाली ही थी, लेकिन सब अजीब। ऐसी शांति ट्रेन में कभी नहीं होती। या तो कोई फोन पर लगा होता है या आपस में लोग बात कर रहे होते हैं। मुझे लगा अब कोई बात करने वाला तो है नहीं, तो बाहर झांकता हूं, लेकिन बाहर भी कुछ नजर थोड़े ना आ रहा था। अंधेरा काफी ज्यादा था और ये धुंध जो दूर तक कुछ देखने नहीं दे रही। मैं कहां तक पहुंचा हूं पता नहीं चल पा रहा, लेकिन अचानक अनाउंसमेंट हुई। So, what's the plan for today? Boho sheet for my 11 a.m. coffee date. Got these on Amazon. Business lunch. Elevated classics with a vintage watch. Glam sequence for a girl's night out. So let's roll. Har pal a different you. Har pal on trend with Amazon. From global brands to indie brands. Amazon. Har pal fashionable. बैड स्क्वाड तो बची नहीं, क्या हुआ? कमबैक नहीं हो रहा क्या? प्रो स्क्वाड जो मैप खेले उसे मीरा मार कहते हैं, और उसी स्क्वाड को जो बिना स्कोप के निपटा दे उसे विक्टर कुमार कहते हैं। तेरे बैग में इतना एमो नहीं होगा जितना विक्टर कुमार एक स्प्रे में उड़ा देता है। अचानक अनाउंसमेंट हुई। जो भी अंधेरगिरी के यात्री हैं
वो जल्दी से उतर सकते हैं, स्टेशन आने ही वाला है। मैं हैरान हो गया। अंधेरगिरी, ये कौन सा शहर या गांव है? ये तो रास्ते में पड़ता ही नहीं। मैं गलत ट्रेन पर तो नहीं बैठ गया? अरे नहीं नहीं, समय तो सही था, रिजर्वेशन भी मैंने, अरे नहीं नहीं, समय तो सही था, इसी ट्रेन पर बैठना था। अरे ये वही डिब्बे हैं, इसकी तो पहचान है मुझे, लेकिन ये ट्रेन किस तरफ जा रही है? और अंधेरगिरी, हमारे कंपार्टमेंट के अंदर से कोई नहीं उठा। ट्रेन कुछ समय के लिए रुकी थी। मैं बाहर झांकने की कोशिश कर रहा, लेकिन ये कोई ट्रेन स्टेशन नहीं था। एक सुनसान वीरान सी जगह, जैसे किसी जंगल के बीच वाली जगह हो। क्योंकि धुंध ज्यादा थी तो आसपास के कुछ पेड़ ही नजर आ रहे। हो सकता है आसपास कोई ट्रेन स्टेशन हो और ये ट्रेन थोड़ा पीछे रुक गई हो। फिर ट्रेन चलने लगी। उतरा तो कोई नहीं था, लेकिन इस बार ट्रेन काफी तेज चल रही और मुझे लगा शायद मैं इस बार जल्दी पहुंच जाऊंगा। मुझे लगता है ये ट्रेन थोड़ा देर कर चुकी है। वैसे भी समय काफी हो गया है, जल्द ही मैं उस ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने ही वाला हूं। कुछ समय बाद फिर से अनाउंसमेंट हुई, अंधेरगिरी के यात्री उतर सकते हैं, जल्द ही स्टेशन आने वाला है। मुझे काफी अजीब लगा। एक ही ट्रेन स्टेशन का नाम 2 बार लिया गया। पहले अगर यात्री उतर चुके हैं तो आगे भी उसी नाम का कोई स्टेशन। ये कैसी जगह है? इस स्टेशन के बारे में मैंने तो कभी नहीं सुना। ट्रेन एक जगह रुकी और मुझे लगा मुझे किसी से बात करनी चाहिए, क्योंकि इस कंपार्टमेंट में कोई भी मौजूद नहीं था जिससे मैं बात कर पाऊं। टिकट चेकर यहां पर मौजूद होना चाहिए, वो आया नहीं। तो मुझे लगता है मैं आगे वाले कंपार्टमेंट में चलता हूं, वहां तो टिकट चेकर होगा ना। तो जैसे ही वो ट्रेन रुकी थी, जल्दी से मैं अपने कंपार्टमेंट से नीचे उतरा, भागा और आगे वाले कंपार्टमेंट में चढ़ गया। इतने में ट्रेन चल चुकी थी। मुझे अच्छा लगा, आखिरकार मैं अलग कंपार्टमेंट में आ गया। लेकिन जब मैंने उस कंपार्टमेंट के अंदर देखा, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं, बिल्कुल खाली। वहां ढेर सारे बैग रखे हुए थे, लेकिन मुझे नजर तो कोई नहीं आया। इस कंपार्टमेंट में लाइट्स तो अच्छे से काम ही नहीं कर रही थी। अब मैंने ध्यान से देखा, सामान तो हर जगह पड़ा है। वहां पर चिप्स के पैकेट जो कि खुले हुए थे। एक एक करके मैं उन सीट के पास से गुजर रहा, वहां रखा हुआ सामान, लेकिन कोई मौजूद नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? हर सीट के आसपास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर पड़ा है, जैसे यहां पर कोई बैठा हो और अचानक इस कंपार्टमेंट को छोड़कर बाहर चला गया या पीछे कहीं छूट गया। आगे तक जाकर मैंने उन सीट्स पर रखे हुए उस सामान को छूकर तक देखा। एक जगह पर तो एक लैपटॉप पड़ा हुआ था। मैं कोई चोर नहीं हूं जो ऐसे किसी चीज को उठा लूं, लेकिन ये महंगी चीज है, जिसने रखी होगी उसे आसपास होना चाहिए। लेकिन इस कंपार्टमेंट में कोई मौजूद ही नहीं। एक तो लाइट्स बार बार ऐसे फ्लिकर कर रही हैं, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। और दूसरा, बाहर ऐसी धुंध, और जब वो धुंध बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है तो जैसे कंपार्टमेंट के अंदर भी थोड़ी थोड़ी ऐसे ही नमी वाली हवा चलने लगती है। अंदर भी थोड़ा धुआं धुआं सा महसूस होता है। मैं आगे तक पहुंच चुका था तो जहां पर वो लैपटॉप रखा हुआ, मैं उस सीट के पास में बैठ गया। मुझे लगा जब ये ट्रेन रुकेगी कोई ना कोई यहां पर जरूर चढ़ेगा, और वैसे भी कोई ना कोई स्टेशन तो आएगा जहां पर कुछ लोग होंगे। अब मैं उनसे बात जरूर करूंगा, चाहे कोई चुप बैठा हो या ना बैठा हो। मुझे लगता है मैं गलत ट्रेन पर चढ़ गया हूं, लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए ना मैं कहां पर हूं। और फोन में रेंज नहीं आ रही। मैं किसी को फोन लगाऊं तो कैसे लगाऊं? मैं अपनी बीवी को बताना चाहता था, लेकिन फोन में रेंज नहीं आ रही, तो इंटरनेट भी नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया। समय तो आ जाएगा ना उसमें कि मैं एक गलत ट्रेन पर चढ़ गया हूं। मुझे लगता है आज बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, देखो मुझे माफ कर देना। अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे इस कंपार्टमेंट के अंदर कोई मौजूद हो। खुशी की लहर मेरे अंदर दौड़ गई। मैं जल्दी से उठा, पीछे झांका, पीछे कोई मौजूद नहीं था। फिर मुझे लगा कोई अपनी सीट पर बैठ गया होगा, तो एक एक करके मैंने उन सीट्स को देखा, लेकिन वहां पर कोई बैठा हुआ नहीं था। पूरा का पूरा कंपार्टमेंट खाली, और बाहर ऐसी धुंध, ये भी पता नहीं चल रहा कि हम कहां पर पहुंचे हैं।
फिर मैं सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गया। चलने की आवाज तो आई थी, क्या आगे वाले कंपार्टमेंट से वो आवाज आई होगी? आगे चलने की आवाज तो आई, कोई नजर नहीं आया। पीछे से भी पहले चलने की आवाज आई थी और मैं यहीं पर बैठा हूं, यहां मौजूद तो कोई नहीं। मुझे घबराहट सी होने लगी थी और ये ट्रेन भी काफी तेज चल रही। यहां पर कोई है या नहीं है? ये जो पैरों की आवाज आ रही है वो कहां से आ रही है? मेरे शरीर के अंदर सिहरन पैदा हो चुकी थी। ठंड पहले से ही काफी ज्यादा लग रही, तो मैं बैठूं तो कहां बैठूं? इस पूरे कंपार्टमेंट में हर जगह हवा काफी तेज लग रही थी। मैं पीछे ही बैठा हुआ। अचानक ये ट्रेन बहुत तेज थी, लेकिन आगे वाले दरवाजे से कोई अंदर आया, जैसे ट्रेन रुकी हुई हो। उसने एक कंडक्टर के कपड़े पहने हुए, जैसे किसी बस का कंडक्टर हो। फिर वो आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। मेरी तरफ तो उसने देखा तक नहीं, ना वो किसी से बात कर रहा, बस सन्न सा होकर आगे की तरफ ताके जा रहा। चलो कोई तो है जिससे मैं बात कर सकता हूं, ये सोचकर मैं सीधा उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने उसे नमस्ते किया और मैं मजाक में कहने लगा, आज तो ट्रेन बहुत ज्यादा खा। उसने मेरी तरफ देखा, वो थोड़ा सा घूरने लगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से आगे की तरफ ताकने लगा, जैसे मुझे जानता ना हो, मुझे जवाब देना चाहता ना हो। मैं अनजान जरूर हूं, लेकिन मैं कोई ऐसा बुरा आदमी भी नहीं लगता। मैंने फिर से उससे सवाल किया, जी मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूं, मैं कहां पर हूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है मैं गलत ट्रेन पर चढ़ गया। आप बता सकते हैं ये ट्रेन किस तरफ जाने वाली है? उसने फिर से मेरी तरफ देखा, वो घूरने लगा। उसने अपने होंठों पर उंगली रखी, जैसे मुझे कह रहा हो कि चुप कर जाओ, और फिर से आगे की तरफ ताकने लगा। मैं काफी ऑड फील कर रहा। मुझे लग रहा जैसे मैं किसी से जानबूझकर बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो मुझसे बात करना नहीं चाहता। इसीलिए मैं साथ वाली सीट पर जाकर बैठ गया। शायद वो खुन्नस में बैठा होगा, झगड़ा करके आया होगा, और वैसे भी किसी बस का कंडक्टर लग रहा है, ट्रेन में सफर क्यों कर रहा है? बार बार मेरी नजर उसकी तरफ जाती कि वो कर क्या रहा है। बस सामने देखे जा रहा है, बिल्कुल एक मशीन की तरह। मेरी नजरें उसके ऊपर टिकी हुई थीं। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और मैं घबरा गया। जब आप किसी की तरफ ताक रहे हो या कहें ताड़ रहे हो, अचानक वो आपकी तरफ देखे तो आप घबरा जाएंगे ना। वैसे ही मैं घबरा गया था। लेकिन फिर उसने मुझे जवाब दिया और कहा, तुम इस ट्रेन पर आखिरी हो। जब तक सब उतर नहीं जाते तब तक ये ट्रेन मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। उसने ये कहा, वो आगे की तरफ देखने लगा। अब मेरे मन में ढेर सारे सवाल थे। मैं उससे बात करना चाहता था, क्योंकि उसने जो जवाब दिया है वो मेरी समझ से बाहर है। मैं उसकी तरफ ताक रहा था, देख रहा था। मेरी आंखों के सामने से वो ओझल हो गया, बैठा बैठा ओझल, जैसे बाहर से गहरी धुंध उस कंपार्टमेंट के अंदर आई हो और उस धुंध में समाकर वो कहीं गायब हो गया, जबकि वो उस सीट पर था जहां दरवाजा काफी आगे था। इतनी दूर तक भागकर वो नहीं जा सकता, आवाज तक नहीं आई। मैं डर गया, बहुत ज्यादा घबरा गया, और उसी सीट पर मैं सिकुड़ कर बैठ गया। बार बार जबान पर एक ही शब्द आ रहा था, भूत भूत। मैं जल्द से जल्द ट्रेन से उतर जाना चाहता था। इस ट्रेन में कुछ ना कुछ भूतिया हो रहा है, बस ट्रेन रुकेगी तो मैं नीचे उतर जाऊंगा। मैं इतना सोच ही रहा था, अचानक एक झटका महसूस हुआ। मैं ट्रेन से आगे गिर गया, जैसे ट्रेन की ब्रेक बहुत जोर से लगाई गई हो, या ये ट्रेन आगे किसी चीज से टकरा गई हो। नहीं, टकराई नहीं होगी। टकराई होती तो आवाज आती। ऐसी कोई टकराव की आवाज नहीं आई, बस ब्रेक बड़ी जोर से लगी थी। आवाज हर तरफ गूंजी। ये ट्रेन रुक गई और मुझे लगा यही मौका है, उतर जाओ इस ट्रेन से, इस ट्रेन में कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये ट्रेन जहां पर रुकी थी, ये कोई ट्रेन स्टेशन नहीं था। आसपास पेड़ लगे हुए, घास थी। जैसे ही मैंने पैर घास पर रखा, धुंध काफी ज्यादा, लेकिन आसपास ट्रेन के अंदर से थोड़ी रोशनी बाहर की तरफ निकल रही, तो मुझे वो पेड़ नजर आए। वो ऐसे अजीब पेड़ थे जिनकी पत्तियां भी काली, वो पेड़ भी काले,
और उनके ऊपर जैसे तेल मला गया हो, काले रंग का तारकोल मला गया हो। वो पेड़ एक दूसरे से लिपटे हुए थे, जाल था पेड़ों का जाल, और मैंने ऐसे पेड़ कभी नहीं देखे। मैं उन्हें देखे जा रहा। वो पेड़ थोड़े थोड़े हिले, उनकी पत्तियां बार बार खींचकर थोड़ी बड़ी हो रही, थोड़ी छोटी हो रही, और तब मुझे लगा मैं बड़ी मुसीबत में हूं। ये कैसी जगह है? ये तो कोई जंगल सा नजर आता है, अजीब सा जंगल। लेकिन जिस रूट पर मैं आता हूं वहां कोई जंगल नहीं पड़ता। एक शहर से दूसरे शहर के बीच कोई जंगल है ही नहीं। मैं क्या करूं? ट्रेन थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ने लगी थी। मैं सोच रहा ट्रेन पर चढ़ूं या यहीं से भागूं। ट्रेन भी भूतिया है, ये जगह भी मुझे भूतिया लग रही है। मैं अब उस ट्रेन पर चढ़ना नहीं चाहता था, तो मैं उस धुंध में थोड़ा सा आगे बढ़ा और पीछे से ट्रेन रुक गई, जैसे मेरा ही इंतजार कर रही हो। लेकिन अब मैं उस ट्रेन पर चढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं कहां पर हूं यह भी जानना चाहता था। जगह तो जंगली लग रही है। उन पेड़ों से जैसे ही थोड़ा सा मैं आगे निकला, मुझे एक ढाबा नजर आया। एक छोटा खुला रेस्टोरेंट, टेबल लगे हुए थे, कुर्सियां लगी हुई थी, और मुझे लगा बस यहां पर मैं पूछ लूंगा कि मैं कहां पर हूं, और उसके बाद बस के सहारे घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन इस ट्रेन पर नहीं चढ़ूंगा। मुझे इस ट्रेन से अब डर लग रहा है। मैं शांत हुआ और एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अंदर कुछ लोगों की आवाज आ रही थी। मैंने कई टेबल देखे, उन टेबल के ऊपर खाना रखा हुआ था। उस खाने से भाप निकल रही थी, लेकिन जैसे ही एक टेबल को मैंने ध्यान से देखा, उस खाने से भाप तो निकल रही थी, लेकिन खाना खराब लग रहा। उन रोटियों को देखते ही हरे रंग की, काले रंग की रोटियां थी। करीब से वो दुर्गंध मैंने सूंघी। सड़े हुए खाने की दुर्गंध आसपास से बहुत ज्यादा आने लगी, और मुझे लगा मुझे बाहर नहीं बैठना चाहिए। शायद बाहर खाना ऐसा ही खराब है। उस ढाबे के जब मैं अंदर गया, अंदर भी कुछ ऐसा ही हाल। बदबू इतनी ज्यादा थी जैसे बहुत पुराना खाना हो। वो बदबू सही नहीं जा रही थी, लेकिन किसी से यहाँ बात तो करनी थी ना। भले ही अंदर से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं अंदर आया था, मुझे ज्यादा लोग तो नजर नहीं आए। एक औरत थी जो बिल्कुल साथ वाले उस टेबल पर बैठी हुई, और उसने कपड़े बेहद पुराने पहने हुए। ऐसा लग रहा था जैसे 30 से 40 साल पुराने कपड़े पहने हो। एक तो गंदे थे और ऊपर से कपड़ों का डिजाइन भी अलग, और उसने जो हेयर स्टाइल रखा हुआ था, ये पुराने जमाने का हेयर स्टाइल था। घबराहट बढ़ती जा रही थी, और वैसे भी मैं अनजान औरतों से बात करने में झिझकता हूँ। कुछ बेवजह ही चिढ़ने लगती हैं, और कुछ तो बहाना लगाती हैं, जैसे उनसे कोई कुछ पूछो तो वो समझ रही हूं कि कोई छेड़ रहा हो। इसीलिए मैं किसी आदमी को ढूंढना चाहता था जिससे बात कर पाऊं। लेकिन आसपास के कुछ और टेबल पर मैंने देखा, वहां पर भी ज्यादातर औरतें ही थीं, इसीलिए उनसे बात कर नहीं पा रहा मैं। लेकिन डर भी बहुत ज्यादा लग रहा। दीवारों पर लगी हुई पुरानी पुरानी तस्वीरें देखी मैंने। ये कैसी जगह है? ढाबा है, रेस्टोरेंट है, या कुछ और है? सड़न की बदबू थी आसपास, सड़न की। ये सिर्फ खाने के सड़ने की बदबू नहीं, मांस के सड़ने की बदबू भी थी। जो मेरे पास में औरत बैठी थी, मेरी तरफ देखकर बोलने लगी, कुछ लोग उस ट्रेन पर चढ़ते हैं सब कुछ भुला देने के लिए, और कुछ लोग उस ट्रेन पर चढ़ते हैं दूसरा मौका पाने के लिए। बस इतना कहा, फिर आगे उस टेबल पर रखे हुए खाने की तरफ देखने लगी। फिर से मेरी तरफ उसने देखा, मुस्कुराकर कहने लगी, तुम मेरे साथ चाय पियोगे? मुझे बस इतना ही मौका चाहिए था, कम से कम बात तो करूं। मैं उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठा और कहने लगा, आपके साथ कोई और तो नहीं? उसने कहा, नहीं, लो चाय पियो। उसने चाय का वो प्याला आगे की तरफ तो बढ़ा दिया। भले ही आसपास से बहुत ज्यादा बदबू आ रही हो, लेकिन उस चाय से जैसी बदबू आ रही थी, ऐसी किसी धातु से आती है। जैसे कोई धातु पिघलाया जा रहा हो, या जंग साफ किया जा रहा हो, या ऐसी गंदी मिट्टी जिस पर बारिश की कुछ बूंदें पड़ी हों। बड़ी अजीब सी बदबू, और कई और भी बदबू थी जो मिश्रित होकर ऐसा एहसास दे रही जैसे इस जगह पर नहीं आना चाहिए था।
मैंने बस उससे ये सवाल पूछा, ये कौन सी जगह है? मैं उस ट्रेन से उतरा हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं यहाँ पर बस स्टैंड कहाँ पर है? मुझे अपने शहर जाना है। मैंने ये सवाल पूछा और वो जवाब देने के लिए मेरे थोड़ा करीब आई थी। अचानक लाइट चली गई। घुप अंधेरा और 2 सेकंड के लिए वो लाइट गई थी, फिर लाइट आ गई। उसके बाद वहां कोई मौजूद नहीं। वो औरत गायब हो चुकी थी और आसपास और भी कोई बैठा हुआ नहीं। खाना अब बदल चुका था। खाने के अंदर से कीड़े केंचुए रेंगते हुए टेबल से नीचे गिरने लगे और मेरी टांगों पर गिर रहे। मैं घबराया, चीखा, उठकर खड़ा हो गया। ये कैसी जगह है? कोई है यहाँ पर? कोई है? मेरी बात का जवाब दो। डर का ऐसा प्रकोप मेरे ऊपर छा चुका था कि मेरी टांगें कांप रही, जबान कांप रही। मैं यहां से निकलूं या किसी से जवाब मांगूं? आगे कुआं तो पीछे खाई थी। अब कुछ मारने की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी चीज को किसी धातु पर मारा जा रहा हो, और आवाज हर चोट के साथ और ज्यादा बढ़ जाती। ऐसी आवाज ऐसी जगह पर आपको डराती है तो मैंने भागना शुरू कर दिया कि यहां सही नहीं है। लेकिन जैसे ही उस ढाबे से मैं बाहर निकला, वो ट्रेन की लाइट जल रही थी। धुंध थोड़ी कम हो चुकी थी और मुझे महसूस हुआ कि ट्रेन के अंदर जाना ज्यादा सुरक्षित होगा। वो आगे वाला कंपार्टमेंट खाली था। मैं उसकी तरफ भागा। इतने में ट्रेन चलने लगी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी। मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मुझे लगा ट्रेन पर मुझे जल्द से जल्द चढ़ जाना चाहिए। मैंने छलांग लगाई और मैं ट्रेन के उस कंपार्टमेंट में चढ़ चुका था। खाली, पूरी तरह से खाली, और लाइट्स वैसे ही फ्लिकर कर रही। मैं जहां गया था वो भी डरावना था, और अब मैं जहां वापस आया हूं वो भी डरावना है, और चलती हुई ट्रेन से बाहर निकलना असंभव हो जाता है। धुंध बहुत ज्यादा घिरी हुई थी। अब मैंने इस कंपार्टमेंट से आगे वाले कंपार्टमेंट में जाने का रास्ता देखा। ये वो ट्रेन है जिसके डिब्बे थोड़ी दूरी पर हैं, इसीलिए एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने के लिए डिब्बे से उतरकर दूसरे डिब्बे में जाना पड़ता। लेकिन यहाँ जैसे हर डिब्बा जुड़ा हो। मैं बहुत आगे तक देख पा रहा, तो अपने कंपार्टमेंट से चलता चलता आगे वाले 2 कंपार्टमेंट तक गया। हालात वहां पर भी ऐसे ही थे, सामान बिखरा। क्या आप अपनी टीम के सबसे बेहतरीन प्लेयर बनना चाहते हैं? मोबाइल लेजेंड 5v5 में जंगल की भूमिका पूरी तरह से खेल की गति पर महारत हासिल करने के बारे में है। सेबर जैसे असासिन्स बिगनर के लिए बेस्ट है, जो जंगल क्लियर और दुश्मनों को खत्म करने में पूरे एक्सपर्ट्स है। एक जंगलर के रूप में आपका काम है जंगल को क्लियर करना, अपनी टीम की मदद करना और दुश्मनों को हरा देना। अभी जाए मोबा 5v5 डाउनलोड करें और सेबर को चुन के अपनी टीम के सी ग्रेड वेपन बने। पड़ा, लेकिन मौजूद कोई नहीं। धुंध बाहर से कंपार्टमेंट के अंदर आ रही। हालात वैसे के वैसे, और ट्रेन की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी कि अगर मैं उतरता तो चोटिल होता, यकीनन मारा ही जाता। मैं अब एक सीट पर बैठ चुका था। मुझे लगा ये ट्रेन कहीं ना कहीं तो रुकेगी, मैं वहां पर उतर जाऊंगा। लेकिन बाहर जो धुंध थी ना, उसके अंदर से मुझे काले काले हाथ नजर आ रहे, जैसे कहीं से लाइट पड़ रही हो। ये बस भ्रम हो, लेकिन धीरे धीरे मुझे काले रंग की परछाइयां ट्रेन के अंदर आने की कोशिश करती हुई नजर आ रही। वो सफेद धुंध ही नहीं थी, काले काले जीव थे जो इस ट्रेन के अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन ट्रेन की रफ्तार हर बार तेज हो जाती। ऐसा भ्रम नहीं हो सकता। मैं आंखों को मलता, इस बार मैं ट्रेन के बीच में खड़ा हो गया। मैं नहीं चाहता था ये जो भी है मुझे पकड़ ले। मुझे ऐसा एहसास हो रहा कि मैं किसी ऐसी बुरी जगह पर फंस चुका हूं जहां से निकलना मेरे लिए कोई संभव काम नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश जरूर करना चाहता था। ट्रेन से उतरूंगा इस बार जब ट्रेन रुकेगी, लेकिन अभी तो मैं इस कंपार्टमेंट में आगे की तरफ बढ़ता हूं। हर एक डिब्बा जुड़ चुका है ना, तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा। कहीं ना कहीं इंजन रूम तो आएगा ना,
कोई बात करने वाला मिलेगा ना जो इस ट्रेन को चला रहा होगा। तो मैं आगे बढ़ता चला गया। 6 से 7 कंपार्टमेंट आगे मुझे एक दरवाज़ा मिला। आगे वाले कंपार्टमेंट के बीच में वो दरवाज़ा बंद था, जिसे जब मैंने खोला अंदर मुझे ढेर सारे सूटकेस नजर आए, कपड़े, जैसे ये कंपार्टमेंट पुराने सामान से भरा हुआ हो। वो बैग बहुत ज़्यादा पुराने थे। मैं उन सूटकेस को ध्यान से देख रहा था। हर एक के ऊपर नाम लिखा हुआ। हर कोई चाहता है कि उसका लगेज कहीं ट्रेन में छूट ना जाए, तो हम नाम कहीं ना कहीं लिख देते हैं। मुझे एक ऐसा जाना पहचाना सूटकेस नजर आया जिसका कभी मैंने इस्तेमाल किया था। बचपन से उस सूटकेस को मैंने देखा था। मेरे पिता का सूटकेस जो 12 से 13 साल पहले गुम हो चुका था। शायद किसी ने चोरी कर लिया। मेरे पिता ने तो यही बताया था। जब वो इसी ट्रेन का सफर कर रहे थे तो उनका सूटकेस उन्होंने ऊपर रखा था, लेकिन जब वो उतरने लगे उन्हें वो सूटकेस मिला ही नहीं। वो ढूंढते रह गए। फिर क्या, घर में हमें यही बताया गया कि वो सूटकेस चोरी हो गया, और मेरे पिता ने इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। वो उस सूटकेस के बारे में ज्यादा बात करना ही नहीं चाहते थे। मुझे मेरे पिता का सामान नजर आ रहा, देख पा रहा था मैं उसे। पुराना सामान, मेरे पिता की पुरानी शर्ट, मेरे पिता की पुरानी बेल्ट, जिसका वो हमेशा से इस्तेमाल करते रहे थे, लेकिन इस लगेज के गुम होने के बाद वो इसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाए। ढूंढने की कोशिश हुई और चोरी की रिपोर्ट भी लिखवाई गई, लेकिन हमारा ये लगेज कभी मिला ही नहीं था। ये तो इसी ट्रेन में है और यहाँ पर पुराने से पुराना बैग पड़ा हुआ है। तो मैंने आगे वाले एक बैग को खोलकर देखा, क्योंकि वहां पर और कोई तो मौजूद नहीं था। उस बैग के सबसे ऊपर एक डायरी पड़ी थी, शायद किसी की होगी। मैं उसमें कुछ पन्नों को खंगालने लगा तो ये किसी की पर्सनल डायरी थी, जिसमें वो हर रोज जो करता वो लिखा हुआ था। मैं उसे पढ़ता चला गया। शुरू के कुछ पन्ने पढ़ने के बाद मुझे लगा ये भी कोई नौकरी करने वाला आदमी है, और वो अपनी बीवी से थोड़ा डरता है क्योंकि वो देर से आता है, और उसकी शादी को भी 1 साल हुआ है, और उसकी बीवी भी उससे थोड़ा नाराज रहती है। जिस जगह मैं काम करता हूं उसी जगह वो भी काम करता है, बस नाम का फर्क है। जैसे इस डायरी में मेरी ही आप बीती लिखी हो, और आखिरी पन्ने में उसने लिखा हुआ था कि मैं इस ट्रेन पर चढ़ गया हूं और अब मुझे लग रहा है मैं इस ट्रेन से उतर नहीं पाऊंगा। मैं जैसे इसका हिस्सा बन गया हूं। उन शब्दों को पढ़ने के बाद मेरी आंखें भर आईं। मैं डरने लगा, घबराने लगा, और अब मुझे ऐसा एहसास होने लगा जैसे मैं भूल रहा हूं कि मैं इस ट्रेन पर कब से हूं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं इस ट्रेन पर बुरी तरह से फंस चुका हूं। मैंने मोबाइल खोला, चेक किया। समय अब भी 9 बजे का था। मैंने बाहर झांका। मैं उसी ट्रेन स्टेशन पर था जहां से हर बार ट्रेन को पकड़ता हूं घर जाने के लिए। वहां लोग थे जो चल रहे, जो बातें कर रहे। अब मुझे इस ट्रेन से उतर जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी। जैसे ही मैं अपने कंपार्टमेंट से बाहर निकला, मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन ना तो कोई मेरी तरफ देखता, ना कोई मुझे जवाब देता। मैं हर किसी के पास जा रहा, पूछ रहा, बात कर रहा, लेकिन मुझे लगा बात करने से कोई फायदा नहीं। बस के सहारे घर चला जाऊंगा। ये मेरे फोन का टाइम खराब हो गया लगता है। कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं। मैं उस ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तभी 2 लोग जिन्होंने मास्क पहना हुआ, मैं उनका चेहरा देख नहीं पाया। उन्होंने मुझे पकड़ा और खींचकर मुझे ट्रेन के अंदर ले जाने लगे। मैं ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलकर भागना चाहता था, लेकिन वो भागने नहीं दे रहे। मैं चीखने लगा, लेकिन मैं जितना भी चीखता, मेरी तरफ मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। सब अनजान बने हुए। या सच में वो मुझे देख नहीं सकते, मुझे सुन नहीं सकते। मैंने उन 2 लोगों को कहा, छोड़ दो मुझे, मैं उस ट्रेन में नहीं जाऊंगा। लेकिन वो ना तो बात करते, ना कुछ और, बस खींचकर मुझे मेरे कंपार्टमेंट के अंदर ले गए। और उसके बाद
ट्रेन फिर से चलने लगी। ट्रेन की रफ्तार जब तेज हो चुकी थी, उन्होंने मुझे छोड़ा और वो आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। मैं सन्न था। मैं इस ट्रेन से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उन्होंने अब मुझे निकलने नहीं दिया। दोबारा यहाँ लाकर मुझे छोड़ दिया। किडनैप नहीं किया है, बस ट्रेन के अंदर बिठा दिया है और वो आगे बैठे हैं। जैसे ही उठकर मैं उनसे बात करना चाहता था, झगड़ा करना चाहता था, लेकिन आगे वाली सीट पर वो मौजूद नहीं। वो गायब हो चुके थे। ना वो ट्रेन से उतरे, ना कहीं गए, बस अपनी सीट पर बैठे बैठे गायब। अब इस ट्रेन से नीचे कैसे उतरूं, यहाँ से दूर कैसे निकलूं, मैं बस ये सोच रहा था। इतना तो मैं जानता था, एक बड़ी मुसीबत में मैं फंस चुका हूं। लेकिन अगर मैंने ट्रेन से छलांग लगाई तो मुझे चोट लग सकती है। मैं ऐसा करता हूं, चलता चलता आगे इंजन रूम तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। अब किसी कंपार्टमेंट में मैं रुकूंगा नहीं। जब मैं आगे बढ़ने लगा, उन कंपार्टमेंट्स का अंत ही नहीं था। 8, 10, 12, 20, 50 कंपार्टमेंट्स में एक से निकलता आगे, उससे निकलता और आगे, आगे तक मैं जाता चला गया, लेकिन इंजन रूम तक मैं पहुंच नहीं पा रहा। इसीलिए घबराहट बढ़ती जा रही थी। फिर मैं एक सीट पर बैठ गया। बाहर धुंध की तरफ देखने लगा। बाहर मुझे परछाइयां नजर आ रही। फिर से डर लगा, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने पकड़ा हो। मैं खड़ा हो चुका था, आसपास कोई मौजूद नहीं, लेकिन जब कोई आपको पकड़ता है, शरीर पर महसूस हो जाता है। एक अदृश्य शक्ति ने मुझे पकड़ा हुआ था। वो अदृश्य शक्ति मुझे खींचती हुई आगे ले जाती जा रही, बड़ी तेजी से। 2-3 कंपार्टमेंट आगे मैं इंजन रूम तक पहुंच चुका था। जैसे बिल्कुल सीधा रास्ता। ऐसा कभी होता तो नहीं, लेकिन इंजन रूम के अंदर तक मुझे ले जाया गया था और आगे एक बड़ा सा आईना था। उस आईने पे बहुत सारे निशान लगे हुए और मैं अपना चेहरा उस आईने में सही से देख नहीं पा रहा। मैं चीखता रहा था, चिल्लाता रहा था कि मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा। किसी अदृश्य ताकत ने मुझे जकड़ा हुआ था। फिर मेरे कान में आवाज सुनाई दी, तुम्हें इस आईने को तोड़ना होगा, तभी तुम आजाद हो पाओगे। मुझे उस अदृश्य ताकत ने छोड़ दिया था। मैं हिल पा रहा था। नीचे रखा हुआ हथौड़ा कांप रहा था। ऐसे कांप रहा जैसे भूकंप के झटके आ रहे हों, लेकिन ये इंजन रूम ज्यादा हिल नहीं रहा था। हथौड़ा इशारा था, आईना सामने था और मुझे बता दिया गया था कि मुझे इस आईने को तोड़ना होगा। लेकिन बस ये काम करने से मैं आजाद हो जाऊंगा। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा, इसीलिए मैं आजाद था तो मैं पीछे की तरफ भागा। अदृश्य ताकत मुझे पकड़ना चाहते थे। वो ताकत मुझे छू रही, मैं महसूस कर पा रहा। मैं बड़ी तेजी से पीछे की तरफ भागता चला गया। मैं भागता गया और वो अदृश्य ताकत मुझे जकड़ चुकी थी। खींचकर मुझे दोबारा इंजन रूम की तरफ ले जाया जा रहा, लेकिन इस बार मैंने वो छोटा सा पोल पकड़ लिया। वो ताकत बड़े जोर से मुझे खींच रही, लेकिन मैं पोल को छोड़ना नहीं चाहता था। जब वो शब्द मेरे कान में पड़े कि तुम आजादी चाहते हो या नहीं, मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं आजाद होना चाहता हूं। मुझे इस ट्रेन के अंदर नहीं रहना, मुझे घर जाना है, बहुत देर हो चुकी है। फिर मुझे जवाब मिला, उस आईने को तोड़ दो, तुम्हें आजादी मिल जाएगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उस ताकत से अपना पीछा छुड़ाया। मैं पैर के वार करने लगा और उससे पकड़ ढीली हुई। वो ताकत मुझे नजर तो नहीं आ रही, लेकिन उसकी पकड़ से मैं बच चुका था। फिर क्या, चाहे मैं जितने भी कंपार्टमेंट में भागता, भागने का कोई रास्ता तो था नहीं। अगर मैं ट्रेन से बाहर निकल जाऊं, रफ्तार तेज है, मैं गिरना नहीं चाहता, लेकिन मैं बाहर लटक सकता हूं। इस ट्रेन के ऊपर भी तो चढ़ सकता हूं, जैसे बहुत साल पहले मैंने दोस्तों को दिखाने के लिए किया था। ऐसी शरारत दोबारा की जा सकती है। इस बार जान बचानी है अपनी जान। तो मैं उस ट्रेन के बाहर लटका। एक तरफ वाला वो पोल पकड़कर मैं ट्रेन के ऊपर चढ़ने लगा। बाहर से ये ट्रेन बड़ी अजीब थी और यकीन मानिए, ट्रेन के आसपास जैसे दृश्य मुझे नजर आ रहे थे,
वो और भी ज्यादा खौफनाक थे। धुंध ऊपर नीचे हर तरफ होनी चाहिए, लेकिन धुंध दाएं बाएं जरूर थी, ऊपर नीचे नहीं थी। आगे मुझे साफ नजर आ रहा, ट्रेन बहुत लंबी, बहुत दूर तक, जैसे इसका अंत ही ना हो, और पीछे भी ऐसे ही। दाएं तरफ बहुत धुंध, बाएं तरफ बहुत धुंध, दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। आसमान में चांद और तारे साफ नजर आ रहे। मैं उस डिब्बे के ऊपर चलने लगा। ट्रेन की रफ्तार भले ही जितनी भी तेज हो, लेकिन एहसास ऐसा हो रहा जैसे ट्रेन रुकी हुई हो, जरा भी हिल नहीं रही थी। बड़े आराम से चलता चलता मैं आगे बढ़ रहा, लेकिन कहां तक जाऊंगा? आसपास से निकलते हुए मुझे पेड़ दिख रहे थे जो बेहद करीब थे। ऐसा लगा जैसे कुछ पेड़ हैं जो घूम घूम कर इस ट्रेन के पास से निकल रहे हैं। ऐसा बार बार होता जा रहा, और फिर मेरे करीब से वो आवाज आई, तुम्हें वो आईने को तोड़ना होगा, तुम्हें तुम्हारी आजादी मिल जाएगी। मैंने कहा, नहीं, तुम जो भी कह रहे हो यकीनन उससे कुछ बुरा होगा। उसने कहा, यकीन मानो, कुछ बुरा नहीं होगा। फिर वो ट्रेन रुकने वाली थी, धीमी हो रही, और वो आवाज विचलित होने लगी, जल्दी करो जल्दी करो, तुम्हें वो आईने को तोड़ना होगा। और मैं समझ जाता हूं सामने वाले को कब कष्ट हो रहा है, किस चीज से वो डर रहा है। ट्रेन धीमी हो रही है, और शायद उसे डर है कि मैं ट्रेन से उतरकर भाग सकता हूं। और मैंने ऐसा कहा, मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं रहना ट्रेन में, बाहर जैसे भी दुनिया है, जो भी है, मैं वहां से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। और विचलित आवाज, जल्दी करो, आईने को तोड़ दो। उसने मुझे जकड़ लिया था, लेकिन मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। मैं भागना चाहता था, लेकिन उसने खींच कर मुझे कंपार्टमेंट के अंदर धकेल दिया। मैं दूसरी तरफ से भाग सकता था, लेकिन फिर उस आवाज ने कहा, मदद कर दो, आईने को तोड़ दो, तुम्हें